जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम हाई स्कूल वालों के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर ला के लेकर आए हैं। यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी है। जैसा कि आप लोग कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन सभी वीडियो में किसी ने भी इसका सॉल्यूशन नहीं दिया होगा, लेकिन मैं इसका संपूर्ण सॉल्यूशन देंगे और आप इन दोनों चीज़ों को जानते होंगे। पूर्णांक 70 और समय 3 घंटे 15 मिनट और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अगर आप इस यूपी बोर्ड द्वारा जारी केवल इसी मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी आधी हो गई है। और हम इसका संपूर्ण सॉल्यूशन देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और आप इस पीडीएफ को यानी आप इस पेपर को हल सहित डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सामान्य निर्देश जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों का ख एवं ग में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना और प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। आप लोग थोड़ी सी गांठ बांध लीजिए, क्योंकि जब हम इसका संपूर्ण सॉल्यूशन देंगे तो लगभग आधा घंटे 35 मिनट की ये वीडियो हो सकती है। थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हमें किस टाइप से पूरा पेपर देना है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों द्वारा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। हम खंड का को शुरू करते हैं। खंड का जो कि फिजिक्स से पूछा जाता है। खंड का फिजिक्स से पूछा जाता है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, किस दर्पण द्वारा बन सकता है? तो ये अवतल दर्पण द्वारा बनता है और हमेशा ही बनता है और बन सकता है। और खा वाला प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है, लेकिन इसमें ओम मीटर नहीं दिया है, ओम मीटर स्क्वायर दिया है। अगर लिखने पे आएगा तो आप ओम मीटर ही लिखना, लेकिन जब बहुविकल्पी है तो आपको पहला वाला ही इसमें ऑप्शन सही करना पड़ेगा। गा वाला है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र, जिसे हम लोग लोकल भाषा में जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि घा वाला, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है कैसे? पक्षमाभी पेशियों द्वारा। किससे? पक्षमाभी पेशियों द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अब इसके बाद ये बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हुआ। तो अब प्रश्न नंबर 2 का आता है, जो कि 1+1 2 नंबर का है। क्या इसमें पूछा है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों? क्योंकि वाहनों में जो है कि उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा बनाता है। जो छोटा होता है इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समय बताते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण को वरीयता दी जाती है इसीलिए। तो ये इसका उत्तर होगा। अब हम इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने? आप सभी लोग अगर ये वाला प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो चिन्ह परिपाटी में इतना ज़रूर आप पढ़े होंगे कि अवतल लेंस के लिए एम तथा एफ ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है। तो दिया गया है एफ बराबर 15 सेंटीमीटर, तो हम लेंगे यहाँ पर -15 सेंटीमीटर, तथा वी बराबर 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लेंगे -10 सेंटीमीटर। और लेंस सूत्र होता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और दर्पण सूत्र होता है, बस खाली यहीं पर इसे प्लस लग जाएगा। 1/v माइनस 1/u की जगह पे होगा 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u होता है। तो v की जगह पर हमने -10 रखा और f के जगह पर हमने -15 रखा। तो हम u को ज्ञात कर लेंगे। u को कैसे ज्ञात करेंगे कि अब आप देखिए केवल ध्यान से कि ये जो है 1/-10 को जब हम इधर लाएंगे तब ये हो जाएगा, ये है माइनस का 1/15। ये जब माइनस का 1/15 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/15। ठीक है। तो यहाँ पर जब 1/-10 यहाँ पर हो जाएगा और प्लस 1/15 यहाँ पर हो जाएगा।
और बराबर 1/u के तो रहबे करेगा। ये देखिए माइनस का 1/u है, ये इधर आएगा तो प्लस का 1/u, और ये माइनस का 1/15 इधर आएगा तो प्लस का 1/15। फिर बराबर 1/u बराबर 1/15 माइनस का 1/10। जब हम इसका लघुत्तम लेंगे यानी लासा, तो ये लासा आएगा 30, और फिर जब हम इसे एक साधारण भिन्न द्वारा हल करते हैं यानी पूरा हल करने पर ये आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। अतः वस्तु को लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर के दूरी पर हमें रखना पड़ेगा। हम देखते हैं कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। तो जरा दृष्टि दोष, इस दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होता है, जिसमें मनुष्य की दूर की वस्तु तथा नजदीक की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। इस दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण कैसे करते हैं? निवारण, इस प्रकार के दोष से निवारण के लिए हमें बायफोकल यानी कि बायफोकस यानी जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों हो, उसमें हमें ऐसा प्रयोग लेंस करना चाहिए जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों हो। तो तीसरा प्रश्न क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, पहला है, फिर दूसरा है स्थिति में, ठीक है। 5 सेंटीमीटर दूरी पर, ये देखिए थोड़ा सा ढक जा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से नीचे कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर दूरी पर, और दूसरा है 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, उसकी ऊंचाई कितनी, हमें यही ज्ञात करनी है। तो वक्रता त्रिज्या r तो दी हुई है 20 सेंटीमीटर दी हुई, लेकिन वक्रता त्रिज्या माइनस होती है तो हम इसे -20 सेंटीमीटर करेंगे। तब फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो माइनस का 20/2 यानी माइनस का 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। अब आप यहीं पर ध्यान से समझिए इस चित्र के माध्यम से कि ये अब r बराबर -20 सेंटीमीटर हमें ज्ञात हो गया और f बराबर -10 सेंटीमीटर। अब बचता है u जो होता है वो फोकस दूरी का आधा होता है। नहीं, u फोकस दूरी का आधा नहीं होता। u तो यहाँ पर दिया है कि 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया है कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर। तो अब हमें 3 चीज़ ज्ञात हो गया, क्या? एक f ज्ञात हो गया, एक r ज्ञात हो गया और एक u ज्ञात हो गया। तो अब दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र ये होता है कि 1/u + 1/v बराबर 1/f। तो हम इसी पर सूत्र पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए f की जगह पर हमने लिख दिया -10 और u की जगह पे -5। अब जब हम इसे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर जो प्लस है वही यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब ये हो गया तो जब हम इसे पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर 1/10, और जब हम 1/v बराबर 1/10 आता है, और जब v बराबर तो ±10 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए हम इसका पूरा क्यों नहीं सवाल लगवा रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग समझ सकते हैं, और अगर हम पूरा सवाल लगवाएंगे तो ये 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है और कम से कम 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट बनाने के लिए, आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए हमें सवाल पर पूरा ध्यान नहीं देना होगा। हाँ, केवल थोड़ा मोड़ा हिंट हम आपको दे देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा कि अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। तो इसी तरीके से ये जो पहला वाला सवाल है, इसी तरीके से आपको दूसरा वाला सवाल भी देख लेना है और समझ लेना है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है अथवा विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। ये वाला जो है, ये जो अथवा वाला, ये थोड़ा सा छोटा प्रश्न है, तो आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। जो छोटा आएगा आप उसी को करने की कोशिश कीजिएगा। तो हम अथवा यानी छोटे वाले को करते हैं कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो इसकी परिभाषा ये है कि इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। कि फिर से आराम से, कि इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो विद्युत विभवांतर का यह साई मात्रक वोल्ट होता है, जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। अब जो सवाल दिया गया है, सवाल को हम देख लेते हैं। सवाल में क्या है कि 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम यानी ऊपर नीचे और श्रेणी क्रम यानी सामने सामने हो तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये कुल मिलाकर 7 नंबर का है प्रश्न। तो दिया गया है R1 यानी पहला प्रतिरोध,
R2 यानी दूसरा प्रतिरोध, R3 यानी तीसरा प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? सूत्र ये होता है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, या जितना भी होता है R4 R5 जितना भी दिया रहेगा हमें उतना भी कर लेना है। तो 1/R यानी समतुल्य प्रतिरोध, एक R1 10 ओम, R2 20 ओम, R3 30 ओम। तो जब हम 10 और 20 और 30 का लासा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60, और जब हम इसे एक साधारण भिन्न की तरह हल करेंगे तो 1/R बराबर आ जाएगा 11/60 ओम आंसर। अब जब ये श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम वाला तो और भी आसान होता है। जब ये श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जुड़ेंगे तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर 10 प्लस 20 प्लस 30, R बराबर 60 ओम आंसर। अगर श्रेणी क्रम में आता है तो आपको कुछ आसानी पड़ सकती है। इसके बाद आप देखिए कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये देखिए विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, ये तो हर साल पूछा जाता है, आप लोग इसे तैयार कर लीजिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसका चित्र बनाया, हमने नहीं बनाया, हमने तो केवल यहाँ पर चित्र लाकर रख दिया है, आपको तो बनाना पड़ेगा पेपर में। ये देखिए विद्युत प्रकार, इसकी एक परिभाषा है कि विद्युत मोटर एक प्रकार का यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जब विद्युत जनित्र देगा तो विद्युत जनित्र एक प्रकार का यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यही दोनों में अंतर है। फिर इसके हम सिद्धांत को लिख देंगे, रचना और चुंबक और कुंडली और विभक्त वलय, यानी इन 4-5 हेडिंग को लिख देंगे तो ये पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और ब्रूस के बारे में, बैटरी के बारे में, फिर इसके बाद कार्य आता है। तो ये काफ़ी लंबा प्रश्न है, इसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं, बस केवल आप समझ लीजिए कैसे क्या होता है, फिर आप इसे कर सकते हैं। हम खंड खा यानी केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में है प्रश्न का Zn यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और फिर उसके बाद ये बनता है जिंक सल्फेट, यानी इन दोनों की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट प्लस कॉपर रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट में Cu है और यहाँ पर जिंक सल्फेट आ गया यानी Zn आ गया। इसका मतलब कि जिंक जो है कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दे रहा है, तो ये हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो धावन सोडा का। इसे आप लोग, ये धावन सोडा, ये जितने भी सोडा वोडा होते हैं अम्ल क्षार एवं लवण में से यौगिक वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल पूछा जाता है। तो निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? तो ये ब्यूटेनॉल, और हम ये बता देते हैं कि ये एल्कोहल का है। किसका है? एल्कोहल का है, एल्कोहल ब्यूटेनॉल। छठवां प्रश्न है कि रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं उन सभी क्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के ये उदाहरण हैं कि Cu+2 एक प्लस Zn, फिर Cu प्लस Zn+2। इस अभिक्रिया में आप ध्यान से देखिएगा, कॉपर पर 2 धनावेश है तथा Cu में अपचयन हो रहा है, जो कि कॉपर जो है 2+2 से यानी 0 हो रहा है, तथा Zn में 0 है तो Zn+2 हो रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन हो गया वहाँ पर हो जाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। तो ये जब हम अमोनिया सोडा विधि में सोडियम बाइकार्बोनेट और माध्यमिक यौगिक के रूप में मिलता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि NH4HCO3 प्लस, जब इसकी क्रिया NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से कराएंगे तब ये बनेगा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं और इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है। फिर NH4Cl यानी नवसादर इसका नाम है, ये नवसादर भी बनता है इसके साथ साथ। तो ये इसकी दूसरी विधि हो गई। तो आप चाहे इस विधि को लिख दीजिएगा, आप चाहे इस विधि को लिख दीजिएगा, इन दोनों में से आप कोई भी विधि लिख सकते हैं। इसका अब हम उपयोग देखते हैं। उपयोग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला उपयोग है कि बेकिंग पाउडर बनाने में, पेट की अम्लीयता को कम करने की दवा में, और अग्निशामक यंत्रों में, या लिख सकते हैं आग बुझाने के यंत्रों में। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, ये तो इसके इम्पोर्टेंट की बात तो आप करो ही मत। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो आधुनिक आवर्त नियम, पहले हेडिंग कि आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक एक ही बात होती है। आप चाहे परमाणु संख्या लिखिए चाहे आप परमाणु क्रमांक लिखिए। तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है।
ये हो गया अब आधुनिक आवर्त नियम। अब इसके बाद 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न में आपको IUPAC नाम लिखना है। तो ये है कार्बन से CH3 और CH3 और CH2 से CH2 और फिर CH2 से COOH जुड़ा हुआ है। तो इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम लिखने के लिए तो देखिए हम इसे पहचानते ये कहाँ का, इसमें देखिए COOH जुड़ा हुआ है। जब COOH जुड़ा हुआ है तो आप यहीं से ध्यान लीजिए कि ये अम्ल होगा और इसमें ओइक अम्ल जुड़ता है। यहाँ पर पहले हम इसमें देखिए तो ये हो जाए मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। और इसके बाद अब 2 है IUPAC वाला, तो इन दोनों को आप कर लीजिएगा और हम यहाँ पर लिखे हैं क्लोरोब्यूटेनॉल। तो इसके बाद जो है कि संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं, तो धातुओं को संक्षारण रोकने की 2 विधियाँ लिखिए। संक्षारण यानी जंग लग जाना, आप एक सीधी सी भाषा में समझ सकते हैं कि धातुएं वायुमंडल की नमी में CO2, SO2, NO2, H2S आदि गैसों से क्रिया कर अवांछनीय यौगिकों की परत बना लेती हैं। इससे धातुओं की सतह खराब हो जाती है। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। आप इसे साधारण भाषा में जंग लगना भी कह सकते हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण की क्रिया है। तांबे के बर्तन नीले हरे होना संक्षारण की क्रिया है। सोने चांदी के गहने काले हो जाना भी संक्षारण की क्रिया है। लेकिन यह सोने चांदी वाला बहुत ही धीमी गति से होता है। इसे लगने में इस क्रिया को होने में 6 महीने साल भर भी लग जाते हैं। तो जंग से बचाने के उपाय क्या क्या हैं? पेंट या वार्निश करना, तेल या ग्रीस लगाना, गैल्वेनीकरण करना, ठीक है। अब ये आखिरी प्रश्न है केमिस्ट्री का कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया या साबुन की सफाई प्रक्रिया, समजातीय श्रेणी, इन तीनों में आपको टिप्पणी लिखना है, जिसमें कि पहला 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 2 नंबर का, इस तरीके से पूछा गया है। या तो अथवा करके 7 प्रश्न दिए गए, सातों 1-1 नंबर का हैं, जो कि अभिक्रिया करना है कि ये तो भाई हमेशा पूछता है इसी तरीके से कि एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है। एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3 CH2OH, CH3 CH2OH फिर 2Na, यानी एथेनॉल, हम इसे एथेनॉल भी कहते हैं, और फिर ये Na, फिर क्या कहता है कि इसके साथ एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है। तो आपको एथेनॉल का सूत्र पता होना चाहिए। एथेनॉल का सूत्र CH3 CH2OH होता है और सोडियम का Na, और जब हम इनकी क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा CH3 CH2 को Na प्लस प्लस CH2 होता है। इसके बाद दूसरा है कि दूसरा वाला, एथिल एल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो यही है एथेनॉल, यानी एथिल एल्कोहल भी इसका नाम है। इसको 443 केल्विन ताप पर H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम गर्म करते हैं तब बनेगा CH2, डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 बनता है। उसके बाद तीसरी अभिक्रिया क्या है कि मीथेन को वायु में जलाया जाता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4, और वायु यानी जब वायु आएगा तब आप ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। तो O2 ऑक्सीजन यानी O2 यानी वायु, तो CH4 प्लस 2O2 प्लस CO2 प्लस 2H2O, और इसके साथ हीट एंड लाइट यानी उष्मा और प्रकाश भी निकलता है। और चौथा क्या है कि एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ क्रिया करता है। एथेनोइक अम्ल C2H5OH, यही देखिए ये दोनों एक ही है। यहाँ पर चाहे CH3 CH2 को जो हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन। तो वही बात यहाँ पर भी लिखा गया C2H5 यानी 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन। और एसिटिक अम्ल इसका नाम है, या एथेनोइक अम्ल। तो जब इसकी क्रिया होती है तब यहाँ पर ये बनता है, यहाँ पर बनता है कि H2O बनता है, जल बनता है, फिर CH3CO C2H5 भी बनता है। इसके बाद आप ये सारी अभिक्रिया देख लीजिएगा। हम खंडगा में चलते हैं क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन हम इस PDF को आप नीचे से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर खंडगा, निम्न में से कौन मानव में फीमेल जनन तंत्र का भाग नहीं है? हम मादा को फीमेल भी क्या समझ सकते हैं, तो फीमेल जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये शुक्रवाहिका इसका आंसर करेक्ट है। ये देखिए 2020 में पूछा भी गया था। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कोयला है। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? तो यांत्रिक कार्यों को करने में पवन चक्कियों का उपयोग होता है। घा वाला, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं।
स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और इसके उप उत्पाद क्या हैं? तो स्वापोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अगर यही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना करें तो कोई भी मानव जिंदा ना हो। तो यही इसका सूत्र है, अभिक्रिया है। अतः स्वापोषी पोषण की आवश्यक परिस्थितियां सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हैं। इसके उप उत्पाद ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल और रासायनिक ऊर्जा हैं। एक बार देखिए क्या कहता है। सवाल है कि पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये बीजांड का चित्र हमने तो नहीं बनाया है, लेकिन हमने इसे किताब से लिया है, लेकिन आपको प्रैक्टिस कर लेनी होगी कि इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब गा वाला प्रश्न है। गा वाला क्या प्रश्न है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो जैव निम्नीकरणीय कचरे के धीमे अपघटन के परिणामस्वरूप गंध और हानिकारक गैसों की उत्पत्ति होती है। जब मनुष्यों द्वारा श्वास लिया जाता है तब ये श्वास नलिका में प्रवेश करके बीमारी पैदा कर सकते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में मुख्य रूप से कार्बन होता है। अपघटन के बाद ये पदार्थ उस कार्बन को वायुमंडल में वापस छोड़ देते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कायिक प्रवर्धन क्या है, ये भी पूछा गया था। अथवा करके दिया है। फीमेल जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये प्रश्न काफ़ी लंबा है, तो इसे आप लोग पढ़िए। हम धीरे धीरे इसे करते हैं, या तो हमें इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर कोई पासवर्ड वासवर्ड मांगता है तो आप 89 10 और 22 को पासवर्ड इसमें डाल सकते हैं। अगर कोई पासवर्ड मांगता है तब, नहीं मांगता है तो आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड फिर से याद कर लीजिए, 89 10 और 22। तो ये इसका चित्र भी है। अब इसके बाद है कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। अथवा जीवाश्म में क्या वे जैव प्रकार। तो ये जो लिंग गुणसूत्र वाला, ये थोड़ा सा आसान पड़ता है, यानी हम इसमें बना कर लिख सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो भी लिखे क्लियर लिखे और समझ में आए तो जाके नंबर पूरा फुल मिलता है। तो आप इसे याद कीजिए। और ये जो ये है, ये जो पूरा कि ये वाला, ठीक, इसे आपको पूरा एकदम ऐसे एकदम बनाना पड़ेगा, जो भी ये है पूरा। ठीक है, ये पूरा आपको एकदम ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अगर आप इसे ऐसे बनाते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद आता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बहुत ही बार पूछा जा चुका है। पिछली बार भी पूछा गया था, 2021 में, 2020 में भी पूछा गया था। क्या है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये सबसे पहले आपको चित्र बनाना पड़ेगा। हमने तो चित्र नहीं बनाया है, लेकिन हमने किताब से ये चित्र यहाँ पर लाए हैं हम। तो आप इस चित्र को देखिए, फिर इसके बाद ये आमाशय में पाचन की क्रिया को समझ लीजिए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।